लाइव अलर्ट की शुरुआत पहली खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा में हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव परिणाम के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार गठन का दावा पेश किया था। अब राष्ट्रपति शासन हटने के बाद वहां सरकार गठन का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो गया है। तो इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये खबर बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने सरकार गठन का ऐलान कर दिया है और आज वो सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। सीएम पद की शपथ लेने से पहले इसे हटा दिया गया है और आपको बता दें कि 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर विधानसभा के नतीजे, चुनाव के नतीजे अभी फिलहाल में ही आए थे। और चलिए अब कब क्या हुआ विधानसभा को लेकर, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। साल 2014 के बाद विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कब क्या हुआ इसका पूरा ब्यौरा। 10 सालों के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव कराया गया 2024 में। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव था। 10 सालों के बाद 370 हटने के बाद पहला चुनाव, केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद यह पहला चुनाव। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव के मायने बहुत अहम थे। इसके पहले 19 जून 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। डेट क्या है? 19 जून 2018 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। यह गठबंधन जब टूटा पीडीपी और बीजेपी का, उसके बाद यह लागू किया गया और अब 6 साल के बाद राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है। 2024 में 2018 में इसे लागू किया गया था। तो अब तक जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ इसको लेकर एक ब्यौरा आपने जाना। किस तरीके से साल 2014 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद 10 सालों के बाद इस बार विधानसभा चुनाव हुए और कितने अहम मायने थे इस बार के इस चुनाव में। चलिए अब लाइव अलर्ट में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रभारी और राज्य के नेताओं के साथ आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा राहुल गांधी आज करेंगे। और यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस सहयोगी दल जिसमें शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन करना है। पार्टी के प्रचार अभियान और उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा भी इस बैठक में होगी। तो सबसे जो अहम मुद्दा इस बैठक का रहने वाला है वो दो, पहला पार्टी के प्रचार के लिए अभियान क्या कुछ रहने वाला और दूसरा बेहद जरूरी उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा। इस बार किन उम्मीदवारों को इस बार मैदान में उतारना है और यह बैठक इसीलिए अहम हो जाती है। वहीं आपको बता दें खबरें यह भी है कि इस बैठक में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी होगी कि आखिर किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर मुंबई का था। जब 10 दिन पहले ही धमकी मिली थी उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना कैसे हुई। और अब आपको आगे बताते हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी सहयोगी दलों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर आज मंथन होने वाला है। इसको लेकर कुछ अहम जानकारी। महाराष्ट्र के दौरे पर आज राहुल गांधी है। सहयोगी दलों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर आज मंथन होगा इस बैठक में। और शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी एसपी के साथ सीट बंटवारे को लेकर बैठक होगी। किस तरीके से सीटों का बंटवारा इन सब के बीच में होने वाला है। बैठक में सीट शेयरिंग, चुनाव प्रचार पर होगा गहन मंथन। इंपॉर्टेंट चीजें बैठक में सीट शेयरिंग और साथ ही साथ चुनाव प्रचार किस तरीके से करना है, इस बार कौन से मुद्दे ऐसे अहम रखने हैं आने वाले चुनाव को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं सेंटर रहने वाला है आज की इस बैठक का। तो आपको बता दें आज ये बैठक अहम हो जाती है क्योंकि आने वाले चुनावों के लिए सीट शेयरिंग किस तरीके से इन तमाम पार्टियों के बीच में होगी और साथ ही साथ चुनाव प्रचार पर भी आज मंथन इस बैठक में राहुल गांधी करेंगे। चुनाव की समीक्षा आज इस बैठक में महाराष्ट्र के दौरे पर, क्योंकि आज राहुल गांधी है तो कहीं ना कहीं आज इस बैठक में मंथन इन चीजों को लेकर होने वाला है। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।
यूपी और राजस्थान सहित कई राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। यूपी में उपचुनावों के लिए प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देने को लेकर दिल्ली में रविवार शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई और इस बैठक में आपको बता दें जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है, यानी कि जो सूची अब जल्द ही बीजेपी आगे जाहिर कर देगी कि आखिर कौन से उम्मीदवार हैं जिनको इस बार के 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं यूपी में, उसमें किनको मैदान में उतारना है। और वही आपको दो राज्यों की अगर हम बात करें तो यूपी और राजस्थान सहित कई राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा कभी भी की जा सकती है। तो इससे पहले अब तमाम पार्टियां अब इन उपचुनाव को लेकर तैयारियां करने में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 10 सीट यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर अब लगातार मंथन शुरू हो रहा है। अब चलिए इस बैठक के बारे में कुछ और बातें जानते हैं कि बैठक किस तरीके से अहम थी। बैठक में कौन कौन शामिल था? जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष पहला नाम और मुख्य नाम अमित शाह गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, क्योंकि यूपी का उपचुनाव है, और भूपेंद्र चौधरी अध्यक्ष यूपी बीजेपी, ये भी इस बैठक का हिस्सा रहे। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, ये भी इस बैठक का हिस्सा रहे। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम यूपी, ये तमाम वो नाम जो इस बैठक का हिस्सा रहे। धर्मपाल संगठन महामंत्री बीजेपी, ये तमाम बड़े नाम जिन्होंने कल उस बैठक में मंथन किया उपचुनाव को लेकर। जीत के लिए बीजेपी का फोकस किस पर है, क्या कुछ मुद्दे हैं? हिंदू एकता पहला और सबसे अहम मुद्दा। इसके अलावा महिला सुरक्षा, किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा देनी है, इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ किया जा सकता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोजगार, जो हमेशा पूरे देश में एक मुद्दा ऐसा रहता है जिसको लेकर जनता में नाराजगी रहती है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम वो मुद्दे, ये तमाम वो चीजें जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का इस बार के चुनाव में, उपचुनाव में फोकस रह सकता है बीजेपी का। तो जीत के लिए बीजेपी किन चीजों पर फोकस करने वाली है, उस पर एक नजर आपने डाला। अब उपचुनाव में बीजेपी के लिए चैलेंज कौन कौन सी सीटें हैं और क्यों हैं? करहल सीट की बात करें, 2022 में अखिलेश यादव यहां से विधायक थे और करहल गढ़ माना जाता है। देखिए 67,505 वोट के अंतर से ये चुनाव उन्होंने जीता था अखिलेश यादव ने करहल सीट से। करहल सीट पर 1.25 लाख यादव वोटर्स हैं, इसलिए हमने कहा कि करहल सीट यादवों का गढ़ है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी करहल रही है और इसीलिए ये अहम हो जाता है। कुंदर की सीट की बात करें, कुंदर की सीट पर 60% मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम लोग हैं कुंदर की सीट पर। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज बीजेपी के लिए हो सकता है। 2 सितंबर को योगी कर चुके हैं यहां पर जनसभा को संबोधित 2 सितंबर को योगी कर चुके हैं। इसके अलावा 2022 में 43,162 वोटों के मार्जिन से यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, तो यहां पर भी जीत चुकी है समाजवादी पार्टी। और सीसामऊ की बात करें, 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी यहां से प्रत्याशी हैं। सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम मतदाता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये तमाम सीटें जिन एक एक करके जिसका ब्यौरा हम आपको बता रही है, चैलेंज उपचुनाव में साबित हो सकती है। और वही देखिए 2022 में 12,267 वोटों के अंतर से 266 वोट के अंतर से इरफान यहां पर जीते थे। सीसामऊ सीट की अगर हम बात करें तो क्यों आखिर ये तमाम जो सीटें हैं, करहल सीट हो गई, सीसामऊ सीट हो गई, ये क्यों चैलेंज बन सकती है इस बार के उपचुनाव में बीजेपी के लिए? मिल्कीपुर में जीत जरूरी क्यों है? मिल्कीपुर सीट आखिर इतनी जरूरी क्यों है? योगी आदित्यनाथ के पास मिल्कीपुर का प्रभार है। 4 बार मिल्कीपुर का दौरा योगी अब तक कर चुके हैं, 4 बार। 2022 में 13,338 वोट के मार्जिन से अवधेश प्रसाद यहां से जीते थे और इसीलिए कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में इस बार की जीत जरूरी हो जाती है। और इससे पहले भी 4 बार यहां पर चुनाव प्रचार सीएम योगी कर चुके हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अहम है इस बार के उपचुनाव में। आइए अब जानते हैं कि उपचुनाव में जीत के लिए समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ इस बार किया है समाजवादी पार्टी ने।
करहल, फूलपुर, कटेरी, मझवा, मिल्कीपुर, सीसामऊ सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान। पहली सूची आई थी समाजवादी पार्टी की जिसमें 6 प्रत्याशियों के नाम थे और इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में तमाम उम्मीदवार इस बार उतार दिए हैं चुनावी मैदान में। उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में समाजवादी पार्टी के थे। प्रत्याशी तेज प्रताप यादव सीट करहल सीट से, लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को करहल सीट से इस बार उतारा गया है और मुस्तफा सिद्दीकी को फूलपुर सीट से इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। अजीत प्रसाद मिल्कीपुर सीट से इन्हें इस बार टिकट दिया गया है। ज्योति बिंद की बात करें तो मझवा सीट से ज्योति बिंद को उतारा गया है। शोभावर्ती वर्मा को कटेहरी सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा नसीम सोलंकी को सीसामऊ सीट पर इस बार उतारा गया। सीसामऊ सीट एक बार फिर से आपको बता दें बीजेपी के लिए इस बार चुनौती है, तो कहीं ना कहीं इस बार किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तैयारी है। और आपको बता दें सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही उपचुनाव को लेकर एक्शन मोड में नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं। उपचुनाव में बीएसपी का दम किस तरीके से, उस पर एक नजर डालिए। मीरापुर से शाह नजर को इस बार बीएसपी ने टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं बीएसपी भी अब पुरजोर तरीके से मैदान में आती हुई नजर आ रही है। राम गोपाल कोरी को मिल्कीपुर सीट से बीएसपी ने उतारा है। दीपू तिवारी की बात करें, मझवा सीट से दीपू तिवारी को उतारा गया है। ये तमाम वो नाम जो इस बार उम्मीदवार उतारे गए हैं बीएसपी की तरफ से। अमित वर्मा कटेहरी सीट से अमित वर्मा को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो नाम उम्मीदवारों के। शिववरण पासी फूलपुर से शिववरण पासी को इस बार टिकट दिया गया है। तो ये तमाम वो बड़े नाम इस बार जो बीएसपी ने 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर उम्मीदवारों के नाम बीएसपी ने भी जाहिर सामने कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इस वक्त तमाम बड़ी पार्टियां, तमाम बड़े चेहरे उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं और इसी बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। चलिए लाइव अलर्ट में अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। कैसे? क्योंकि आज सूबे के मुखिया शहर को 4 फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद शहर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह ने लवकुश चौराहा ब्रिज से निरीक्षण की शुरुआत कर काम का जायजा लिया है, जिसके बाद अब फूटी कोठी ब्रिज पर लोकार्पण समारोह होगा। इस दौरान भंवर कुआं और फूटी कोठी ब्रिज का लोकार्पण होगा। इसके अलावा आपको बता दें खजराना और लवकुश चौराहा ब्रिज की एक भुजा को शुरू आज किया जाएगा। आज 4 फ्लाईओवर्स का शिलान्यास लोकार्पण करने वाले हैं। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को लेकर अब जल्द लोगों को एक सॉल्यूशन मिलने वाला है, राहत मिलने वाली है। अब लवकुश चौराहा ब्रिज को लेकर ये जो तमाम 4 फ्लाईओवर्स आज जिनका शिलान्यास और सौगात देने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है वो आपको बताते हैं। लवकुश चौराहा ब्रिज का निरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। लवकुश चौराहा ब्रिज का फूटी कोठी ब्रिज पर लोकार्पण समारोह होगा। यहां पर भंवर कुआं और फूटी कोठी ब्रिज पर लोकार्पण आज किया जाना है। इसके अलावा खजराना और लवकुश चौराहा ब्रिज की एक भुजा की शुरुआत आज कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो ट्रैफिक की समस्या है इंदौर में उसका एक सॉल्यूशन मिल गया है, क्योंकि 4 फ्लाईओवर्स और आज सौगात मिल जाएगी लोगों को। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या का एक बड़ा समाधान मिल चुका है इस वक्त लोगों को, इंदौर की जनता को, क्योंकि 4 फ्लाईओवर्स का आज शिलान्यास और लोकार्पण हो जाएगा इंदौर में। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ के लेलुंगा में उरांव समाज के कर्मा महोत्सव में शिरकत करेंगे। उरांव समाज के कर्मा महोत्सव में पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सीएम एक दिन के रायगढ़ के लेलुंगा प्रवास पर रहेंगे। सीएम दोपहर 2:15 बजे ग्राम से लौटा जिला सूरजपुर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे और दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे आज वो लेलुंगा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री तकरीबन आगे का क्या उनका शेड्यूल है वो भी आपसे साझा करते हैं। 3:05 पर वृहद सम्मेलन और उरांव समाज के कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री साय शिरकत करने वाले हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री शाम 4:10 पर लेलुंगा से रायपुर के लिए प्रस्थान आज करेंगे। तो आपको बता दें कि
किस तरीके से आज छत्तीसगढ़ कर्मा महोत्सव की तैयारी हो रही है और इसको लेकर क्या कुछ और जानकारियां हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। ये शक्ति यौवन और युवावस्था के देवता कर्म देवता की पूजा के लिए समर्पित है। कर्मा महोत्सव क्या है, इसकी एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। ये दो मुख्य कारण झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा में ये उत्सव मनाया जाता है। ये अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए, ये देखिए दो कारण, मुख्य कारण है अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। कर्म महोत्सव में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्म नाच कहते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसके अलावा श्रद्धालु उपवास के बाद करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं, उगाते हैं। मिट्टी से हाथी और घोड़े की मूर्तियां बनाकर कर्म देवता की पूजा की जाती है। कर्मा महोत्सव क्या है, क्यों इसे मनाया जाता है? शक्ति, यौवन और युवावस्था के देवता कर्म देवता की पूजा के को ये समर्पित है। कर्म पर विभिन्न आदिवासी और विभिन्न हिंदू किसान समूहों द्वारा मनाया जाता है। इन तमाम लोगों द्वारा, ये तमाम वो समूह है जो कर्म महोत्सव को मनाते हैं। ये अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा कहां पर मनाया जाता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल,